जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 13 दिसंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए यूके, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा अभी हाल ही में की है। इसे टेम्पेस्ट कहा जाएगा। इसकी कल्पना कई क्षमताओं के साथ छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइबर के रूप में की गई है। इसमें मानवयुक्त या मानव रहित संचालन करने की क्षमता होगी। इसमें हमलावर ड्रोन के झुंड को नियंत्रित करने की भी क्षमता होगी। इसमें नवीन डेटा सिस्टम होंगे। यह हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस होगा। इस उन्नत विमान का उत्पादन ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के माध्यम से किया जाएगा, जो लंदन, रोम और टोक्यो के बीच एक साझेदारी है। ब्रिटेन और इटली टेम्पेस्ट विकसित कर रहे हैं। जापान जुलाई में इनके साथ शामिल हो गया। इस साल समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। टेम्पेस्ट के टाइफून एक लड़ाकू जिसने 2 दशकों तक ब्रिटिश वायु रक्षा की सेवा की, इसकी जगह लेने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इटली की। इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। तो अभी इटली में हाल ही में यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष समारोह का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया? इटली के रोम में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च की है? तो ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 9 दिसंबर को तमिलनाडु के मदुरई में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य में सफाई कर्मचारियों के लिए लोगों का अनावरण किया। उन्होंने इस योजना के तहत एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है श्वास, स्वच्छता कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा, ये भी लॉन्च किया। योजना के तहत लाभार्थियों को दस्ताने और बूट जैसे सुरक्षा उपकरण इसमें दिए जाएंगे। यह सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा सुनिश्चित करेगा। प्रारंभ में योजना को राज्य के 5 स्थानीय निकायों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जो है वो लॉन्च किया जाएगा। बाद में पूरे राज्य में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल आर.एन. रवि जी हैं। चलिए कुछ और योजनाओं पर नजर डाल लेते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 8 दिसंबर को आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक स्वास्थ्य बीमा कार्ड के वितरण के लिए एक अभियान हाल ही में शुरू किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 1 जिला 1 खेल योजना की शुरुआत हाल ही में की है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती ने वर्ष 2022 का कौन सा पुरस्कार जीता है? तो उस पुरस्कार का नाम है अर्थशॉट पुरस्कार। तेलंगाना स्थित एक स्टार्टअप खेती इस साल के प्रतिष्ठित अर्थशॉट पुरस्कार के 5 विजेताओं में से चुनी गई है। खेती ने प्रोजेक्ट एंड रिस्टोर नेचर श्रेणी में पुरस्कार जीता। इसने पुरस्कार राशि के रूप में 1 मिलियन पाउंड जीते हैं। खेती का ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स स्थानीय छोटे किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में लागत कम करने, उपज बढ़ाने और आजीविका की रक्षा करने का एक समाधान है। यह एक ग्रीन हाउस समाधान प्रदान कर रहा है जो मानक ग्रीन हाउस से 90% सस्ता है। यह पानी और कीटनाशकों के उपयोग को भी कम करता है। अब बात करते हैं अर्थशॉट पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने की थी। इसे इको ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। हर साल पृथ्वी की पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए काम करने वाली 5 परियोजनाओं को अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी।
और चेयरपर्सन कौन है? श्री राकेश मखीजा। फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत ग्रामीण नागरिकों के लिए अपने अधिकारी नेटवर्क के जरिए तत्काल जीरो बैलेंस बचत और चालू खाता खोलने की सुविधा मुहैया कराएगी। इस करार के तहत स्पाइस मनी का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच वित्तीय समावेशन के मौजूदा अंतर को कम या खत्म करना है। ग्रामीण जनता को उसके द्वार पर सभी जरूरी बैंकिंग सुविधाएं इस करार के तहत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिनटेक फर्म स्पाइस मनी के फाउंडर दिलीप मोदी के अनुसार इससे हजारों की संख्या में ग्रामीण वित्तीय तौर पर सशक्त बनेंगे। इस करार के तहत उठाए गए कदमों का असर बड़े स्तर पर दिखाई देगा। हाल ही में कंपनी सरकार की ओर से ई कॉमर्स को बढ़ावा देने वाली प्लेटफॉर्म ONDC अर्थात ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पर भी शामिल हुई है। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों में छोटे कारोबारियों को सुविधा मुहैया कराएगी। ONDC में शामिल होने से स्पाइस मनी के अधिकारी अपने इलाके में दूसरे छोटे कारोबारियों को भी सुविधा दे सकेंगे जिनके पास अपने उत्पादों को बेचने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हाल अब कुछ और समझौता ज्ञापनों पर समझौतों के बारे में जानते हैं। सोशल अल्फा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस भारतीय बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? RBI ने किए हैं। बात करते हैं RBI की। तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कलकत्ता में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI ने हाल ही में सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। चलिए RBI से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। तो RBI ने होल सेल ट्रांजैक्शन के लिए 1 नवंबर 2022 को देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की और 1 दिसंबर को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च भी किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आयोग ने TRS का नाम बदलकर BRS करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? तो इस आयोग का नाम है भारतीय चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान कौन है? राजीव कुमार। तो अब बात करते हैं TRS की। तो चंद्रशेखर राव की पार्टी TRS अर्थात तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को भारत राष्ट्रीय समिति के नाम से अब जाना जाएगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलने का फैसला आम सभा की बैठक में लिया गया था। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री श्री K चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में कितने निर्जन द्वीपों का नाम रखने का फैसला किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 21 द्वीपों का जो है वो नाम रखा जाएगा। 16 द्वीप, इस 21 द्वीपों में 16 द्वीप उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं और 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित हैं। उत्तर और मध्य अंडमान में INAN 370 नंबर के द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। अब इसे सोमनाथ द्वीप के नाम से जाना जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे।
बड़गाम की लड़ाई के दौरान उनकी वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एक अन्य निर्जन द्वीप जिसका नंबर है INAN 308, इसका नाम कैप्टन करम सिंह के नाम पर करम सिंह द्वीप रखा गया है। कैप्टन करम सिंह को जम्मू कश्मीर के एक छोटे से सीमावर्ती गांव तिथवाल के दक्षिण में रेचमार गली में एक अग्रिम चौकी को बचाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों का सम्मेलन COP15 भी कहा जाता है, तो इसका दिसंबर 2022 में सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो COP15 का सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है? कनाडा में हुआ है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों का सम्मेलन COP15 भी कहा जाता है, तो ये सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। ठीक है, यह अभी किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जो है वो 7 से 19 दिसंबर तक किया जाएगा। सम्मेलन मूल रूप से अक्टूबर में चीन में आयोजित होने वाला था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति खराब होने के कारण इसे कनाडा में ट्रांसफर किया गया। अब बात करते हैं कनाडा की। राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेउ। अगला प्रश्न है, सुलोचना चम्माड़ का दिसंबर में निधन हो गया। चम्माड़ को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इनको इसी वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध लावणी गायिका सुलोचना चम्माड़ का 10 दिसंबर को निधन हो गया। वह पारंपरिक महाराष्ट्रियन संगीत शैली में सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थीं। चम्माड़ को मार्च 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कला शैली में उनके गायन योगदान के लिए उन्हें लावणी समर्दनी अर्थात लावणी की रानी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 2010 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर नियुक्त होने वाले शख्स कौन है? मीनेश सी शाह। सरकार ने 9 दिसंबर को मीनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात के आनंद में है। और इसके प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मीनेश सी शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिग्गज खेल पत्रकार, इनका नाम है ग्रांट वाहल, का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो उनका संबंध अमेरिका से था। वे अमेरिका के निवासी थे। यूएसए के सबसे बड़े प्रसिद्ध फुटबॉल लेखकों में से एक ग्रांट वाहल का 10 दिसंबर को कतर में अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप मैच को कवर करते समय निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। बात करते हैं फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। चलिए फीफा से संबंधित कुछ करंट अफेयर के प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो 7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 स्पेन ने जीता है। और फीफा का आयोजन कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजन हो रहा है। और फीफा विश्व कप का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ था? अल वाइद स्टेडियम में। और फ्रांस की स्टेफनी फ्राफर्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। और फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए मशहूर भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का चयन किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापानी अरबपति
यूसाकू मेजवा ने किस भारतीय टीवी अभिनेता को अगले साल की शुरुआत में एक निजी स्पेसएक्स उड़ान पर चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए चुना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस अभिनेता का नाम है देव जोशी। जापान के अरबपति यूसाकू मेजवा ने 8 चालक दल के सदस्यों के नामों की घोषणा की है जो स्पेसएक्स रॉकेट में सवार होकर 2023 में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स रॉकेट का निर्माण कर रही है जिसका साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस चंद्र मिशन को डियर मून के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिए। अब देव जोशी को सोनी सब के बालवीर और बालवीर रिटर्न्स में बालवीर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं स्पेस एक्स की। तो इसकी स्थापना 14 मार्च 2002 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? एलन मस्क, जिन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। और इसके सीईओ कौन है? एलन मस्क ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 11 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या रही? वोमेन मूव माउंटेन्स। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।